हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार सब लोग बताएंगे मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? अगर यहां कोई समस्या नहीं है किसी भी स्तर पर तो फिर हम लोग जो है आज की इस क्लास को विधिवत रूप से शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। काजल नागर, अर्पिता कुमारी, चंद्रा वटी जी, आरती कुमारी, कविता कुशवाहा, बहुत बढ़िया, रोशन खान, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज एक नया टॉपिक हमें शुरू करना है और आप सभी जानते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है भारतीय कर व्यवस्था, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो इंडियन टैक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। टैक्स क्या होता है और टैक्स के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से बातचीत करेंगे कि ये टैक्स का क्या मैटर है, टैक्स के कितने प्रकार है, और जीएसटी के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। तब तक मैं हेडिंग डाल देता हूं, भारतीय कर व्यवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कर व्यवस्था बोलते हैं। भारतीय कर व्यवस्था है ना, भारतीय कर व्यवस्था, भारतीय कर व्यवस्था। और ध्यान रखिएगा, भारतीय कर व्यवस्था को आप अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हो? तो भारतीय कर व्यवस्था को अंग्रेजी में इंडियन टैक्स सिस्टम के नाम से आप संबोधित करते हो। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन टैक्स सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम। इसी को आप भारतीय कर व्यवस्था के नाम से पुकारते हो या संबोधित करते हो, जो भी आप कह लो मेरे दोस्त। भारतीय कर व्यवस्था वाला चैप्टर हमें शुरू करना है। सबसे पहली बात, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। मैं एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, या मैं कहूंगा कि पहले एक रूपरेखा, इसकी आउटलाइन बना देता हूं कि हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। सुनिएगा, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसका इंट्रो हम पढ़ेंगे। इंट्रो का मतलब है परिचय। तो इंट्रोडक्शन हम इसे कहते हैं, सामान्य रूप से भूमिका आप कह लो, या जो आपको कहना है मेरे साथियों वो कह सकते हो आप लोग। इंट्रोडक्शन हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इसका परिचय हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिचय पढ़ने के बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ने के बाद में फिर हम दरअसल इसमें यह पढ़ेंगे कि प्रणालियां कौन कौन सी है कर की। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर लिखेंगे करों की प्रणालियां, या ऐसा लिखें सिस्टम कौन से हैं टैक्सेशन के। तो हम यहां लिखेंगे कराधान की प्रणालियां, कराधान की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, या आप इसे बोलते हैं टैक्सेशन सिस्टम, है ना, टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम आप इसे पढ़ेंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि करों की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। मैं बताऊंगा, अभी तो केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे, परिचय में क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, फिर हम अगला क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हम पढ़ेंगे प्रकार, करों के कौन कौन से प्रकार है। तो कर के प्रकार, कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आपने सुने होंगे ना, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे के सारे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ टैक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो नया हेडिंग डालेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, यानी कि जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी हमारा मुख्य टॉपिक है। आपकी परीक्षा में अगर कहीं से प्रश्न आते हैं तो जीएसटी से आते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले रूपरेखा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग है मेरा। और परिचय में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो जरा एक बार आप इस पर भी नजर मार ले। परिचय में मैं इसकी भूमिका के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, इसकी भूमिका के बारे में। इसको भी इंट्रो ही कह दो आप लोग अंग्रेजी में भी, है ना। तो मेरे साथियों, इंट्रो करवाऊंगा कि ये कर क्या होता है, ये सब बातें।
फिर मैं इसके उद्देश्य आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, कर क्यों लिया जाता है, आखिर क्या उद्देश्य है इसके। ऑब्जेक्टिव आप लिखे, पर्पस लिख लो, दोनों एक ही बात है मेरे साथियों। एम्स लिख लो, आखिर क्यों लिया जाता है ना। वहीं पर फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे साथियों कराधान के सिद्धांत के बारे में, कि कराधान के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कराधान के सिद्धांत, ये सब बातें मैं आगे करवाऊंगा। तो अभी पहले से ही बता देता हूं कि मैं आगे पढ़ाने क्या क्या वाला हूं। तो कराधान के सिद्धांत में पढ़ाने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, आप इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन आप इसे कहते हैं। इसके कौन कौन से सिद्धांत है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं, ठीक है। अब आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, परिचय के बारे में बातचीत करते हैं कि परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो परिचय में सबसे पहले मैं आपको कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। कर को हम लोग बोलते हैं टैक्स। दरअसल ये टैक्स है क्या चीज, कर बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या है, टैक्स है। तो टैक्स दरअसल है क्या, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि टैक्स है क्या। तो ध्यान रखिएगा टैक्स क्या है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज टैक्स, तो ध्यान रखिएगा टैक्स का मतलब क्या है, जरा वो समझना। टैक्स का मतलब यह है सामान्य तौर पर कि ये जो टैक्स है दरअसल कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब क्या है, बोले सर इसका मतलब समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, पहले दो तीन बातें हम इसको लिख लें, फिर आपको धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी। तो पहला लिखे, यह एक अनिवार्य भुगतान है, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। यह एक अनिवार्य भुगतान है, यह एक अनिवार्य भुगतान है, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट, इट इज अ कंपलसरी, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। यह एक अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। ध्यान रखना आपको अनिवार्यतः देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, सबको देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा कौन देता है कर। तो इसमें आपको याद रखना यह कंपनी या यह सरकार द्वारा लिया जाता है, ऐसा लिखो, यह सरकार द्वारा किसी कंपनी या व्यक्ति से लिया जाता है, किसी व्यक्ति या फर्म से लिया जाता है। यह सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म से लिया जाता है, से लिया जाता है। इट इज टेकन फ्रॉम अ पर्सन, इट इज टेकन फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी, और अ कंपनी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सरकार के द्वारा लिया जाता है। किससे लिया जाता है, या तो किसी फर्म से लिया जाता है, फर्म का मतलब होता है किसी उद्योग से लिया जाएगा, या फिर ये किसके द्वारा लिया जाएगा, तो या फिर ये किसी व्यक्ति से लिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कोई भी फर्म इस टैक्स को किसको देगी, गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट उनसे लेगी, कानूनी रूप से लेगी, यानी कि सरकार ने इसको लेने के लिए कानून बना लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कौन किसको देगा, ये ध्यान रखिएगा। सरकार किससे लेती है, गवर्नमेंट किससे लेती है मेरे साथियों, तो यहां पर लिखेंगे सरकार, और सरकार का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किससे लेगी, तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट जो है किसी व्यक्ति से लेगी, व्यक्ति का मतलब पर्सन है, या फिर किसी कंपनी से लेगी। कंपनी को भी एक व्यक्ति के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो ध्यान रखना यहां पर दो बातें, व्यक्ति या कंपनी जो है वो टैक्स किसको देगा, तो ध्यान रखिएगा सरकार को देगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। सरकार इन व्यक्ति या कंपनी से टैक्स क्यों लेती है, आखिर कारण क्या है टैक्स लेने का, या दूसरा मैं कहूं कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान रखिएगा टैक्स लेने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हम उसकी बात कर लेते हैं मेरे साथियों, कि वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो मैं अगला हेडिंग डालूंगा ऑब्जेक्टिव, है ना, टैक्स के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आप लिखें यहां पर।
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस। सरकार क्यों टैक्स लेती है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार अमीर व्यक्तियों से टैक्स लेती है। सरकार टाटा, अंबानी, बिड़ला इन सब से टैक्स लेती है। तो क्यों लेती है, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है मेरे साथियों, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव मुझे देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि सरकार इसलिए टैक्स लेती है ताकि जो हम कहें कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, या इनकम का जो हम कहें मेरे साथियों, जो हम कहें कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है। बेचारा गांव का व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होता है, टाटा, अंबानी, बिड़ला ये बहुत ज्यादा मेरे साथियों अमीर है। तो सरकार क्या करती, इन अमीरों से पैसा ले करके गरीबों को पैसा देती है, या गरीबों के लिए कोई काम करती है, जैसे सड़क बना देना, या फिर ब्रिज बना देना, हॉस्पिटल बना देना, गवर्नमेंट स्कूल बना देना, ये सब काम करती है। तो इसलिए लेती। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि आय की असमानता को कम करना। आय की जो असमानता है, जिसे हम बोलेंगे मेरे साथियों इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, उसको रिड्यूस करना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी अमीर व्यक्ति से या किसी भी संस्था से क्या होता है, टैक्स लेती है। किरण, फर्म का मतलब होता है कोई उद्योग, कोई कंपनी, उसको आप फर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे रोजगार वित्त अंकित एक फर्म है, एक उद्योग है, एक उद्यम है ना। उद्यम कह दो, उद्योग कह दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया, इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो मुझे लगता है वो है आय की जो असमानता है, विषमता है, उसको कम करना, रिड्यूस करना। तो लिखेंगे रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ठीक है। ये पहला इसका मेरे साथियों ऑब्जेक्टिव है। क्या लिखूंगा मैं, रिड्यूस, ध्यान रखिएगा, पहले हिंदी में लिख देता हूं, आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना। या इसी की जगह में देखो, इस वाक्य को मैं अलग अलग रूप से भी बोल सकता था, अलग अलग रूप से लिख सकता था। मैं चाहता तो ये लिख देता, गरीबी और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम कर देना। खाई का मतलब गर्त है ना। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में हम ये बोलेंगे मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ऑफ इनकम, यानी कि आय की जो असमानता है उसको क्या करना मेरे साथियों, उस इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करना। यह इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए सरकार जो है अमीर व्यक्तियों से टैक्स लेती है और गरीबों के लिए क्या करती है, कल्याणकारी कार्य करती है, वेलफेयर स्कीम्स निकाल करके काम करती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताऊं मेरे साथियों, तो सरकार अमीरों से, टाटा, अंबानी, बिड़ला से टैक्स लेती है और उससे गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, ताकि मेरे जैसे गरीब और आप जैसे गरीब जो है या आम आदमी जो है वो वहां पर जाकर के उन सुविधाओं का लाभ ले सके। तो लोगों की इनकम को कैसे कम करेगी, लोगों के पैसे को कैसे, अमीर व्यक्तियों के पैसे को कैसे कम करेगी, रिड्यूस करेगी। तो मेरे दोस्त, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कैसे कम करेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा, जरा ध्यानपूर्वक समझना है मेरी बात को। यहां पर मैं लिखता हूं कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को हम पर्सन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों बार बार रिपीट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। कोई पर्सन है मेरे साथियों और पर्सन की इनकम है कुछ, यहां पर मैं लिखता हूं आय उसकी, आय का मतलब है उसकी इनकम मेरे साथियों, और आय पर लगने वाला यहां पर लिख रहा हूं कर, टैक्स। क्या बोलते हैं, आय पर लगने वाला मेरे साथियों टैक्स, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, है ना। अब लिखूंगा शेष आय, शेष आय, ठीक है। अब जो बची हुई आय है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप समझना, इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति में लेता हूं मेरे दोस्त, कोई भी दो व्यक्ति लेता हूं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे व्यक्ति में यहां पर लेने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने दो व्यक्ति यहां पर लूंगा, और वो दो व्यक्ति कौन कौन है, तो एक मैं लेता हूं मेरे साथियों मुकेश अंबानी, ले लो मुकेश अंबानी को ले लेता हूं, चलो, है ना। या मुकेश अंबानी को छोड़िए, मोदी जी को ले ले, मोदी जी को, आप बुरा मत मानना, मैं मोदी जी को ले सकता हूं, मैं किसी को भी ले सकता हूं, है ना, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है। मैं फिर भी किसको लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको बुरा लगे, तो मैं मान लो ले लेता हूं मुकेश अंबानी को। किसको ले लेता हूं, मुकेश अंबानी को ले लेता हूं, मुकेश अंबानी। चलो मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप अंग्रेजी शब्द को अंग्रेजी में ही लिखो, कोई बात नहीं। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी मेरे साथियों, मुकेश अंबानी,
मुकेश अंबानी कोई व्यक्ति है, आप जानते हैं कौन व्यक्ति है। मान लेते हैं कि ये जो है वो 5 लाख रुपए कमाते हैं। कितने लाख रुपए कमाते हैं मेरे साथियों? 5 लाख ज्यादा हो जाएगा, चलो 3 लाख में मान लेता हूं। इनकी जो इनकम है वो कितनी है? 3 लाख रुपए है। और सरकार ने हमारे यहां इनकम टैक्स पे एक नियम बनाया है, ध्यान रखिएगा, एक रूल्स बनाया, और वो ये बनाया कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा, जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी उस पर मेरे साथियों 10% टैक्स होगा। कितना परसेंट टैक्स होगा? 10% टैक्स होगा। तो मैं मान करके चल रहा हूं, या 20% टैक्स होगा। तो भैया टैक्स की जो रेट है वो कितनी है? 20% है। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर मेरे साथियों 20% टैक्स लगता है। अब आप ही मुझे बताइए कि 3 लाख का 20% कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 लाख का 20% कितना होता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो भैया आप लोग जवाब देंगे सर 60,000 होता है। कितना होता है? 60K होगा। के का मतलब आप समझते हैं, 1000 बोलते हैं इसको, 60,000 होगा। अब मुझे बताओ, ये मुकेश अंबानी 3 लाख रुपए सालाना कमाते थे, 3 लाख रुपए साल का कमाते थे, लेकिन चूंकि टैक्स इनसे 20% ले लिया, 20% टैक्स होता है 3 लाख का 60,000। कितना होता है? 60,000 होता है। तो इनसे 3 लाख में से 60,000 सरकार ने ले लिए। अब इनके पास कितने पैसे बचे? जल्दी से बताओ कितने पैसे बचे? तो आप कहोगे सर 3 लाख में से 60,000 चले जाएंगे तो 2,40,000 बचेंगे। कितना बचेगा? तो 2,40,000। तो 2,40,000 हम इसे कहेंगे, ये बचेंगे 2,40,000, या इसे आप कह दे 40,000, है ना, 40,000, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2.40 लाख। कोई दिक्कत इसमें? मुझे बताओ, इस मुकेश अंबानी भाई ने क्या किया? सरकार को टैक्स दे दिया 60,000 रुपए लगभग, या 20% टैक्स दे दिया। अब इसकी जो इनकम है, पहले 3 लाख कमाता था, अब इसकी इनकम घट करके कितनी हो गई है? रिड्यूस होकर के 2.40 लाख हो गई है। और एक मैं हूं, ध्यान रखना, मेरा नाम है विनय कुमार। मेरा नाम क्या है? विनय कुमार है। तो ध्यान रखिएगा, मैं विनय कुमार हूं और मेरी इनकम जो है वो कितनी है? मेरी इनकम 2 लाख रुपए है। मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं साल के, और सरकार ने नियम बना रखा है कि जिसकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी वही टैक्स देगा। 2.5 लाख से कम इनकम वाले लोग जो है वो टैक्स नहीं देंगे। तो मुझे तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा मेरे साथियों, तो मैं यहां लिखूंगा नो टैक्स। मैं तो टैक्स की सीमा में ही नहीं आता हूं, तो मैंने टैक्स ही नहीं दिया। मेरे पास में कितना पैसा बचेगा? 2 लाख रुपए बचेगा। मेरे पास में कितना पैसा बचेगा? 2 लाख रुपए बचेगा, क्योंकि मैंने तो टैक्स देना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर ध्यान रखना, आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो गरीब व्यक्ति है, इन दोनों एग्जाम्पल में गरीब व्यक्ति कौन है? तो मैं हूं गरीब व्यक्ति, है ना, ध्यान रखना, मैं हूं गरीब व्यक्ति। मैं 2 लाख रुपए कमाता था और मुकेश भैया 3 लाख रुपए कमाता था। अगर यहां पर मैं डिफरेंस देखूंगा तो दोनों की इनकम के बीच में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 1 लाख रुपए का, क्योंकि मुकेश भैया 3 लाख कमाते थे, मैं 2 लाख ही कमाता था, ध्यान रखना, साल का। और जब सरकार ने नियम बनाया कि भैया जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की होगी, ध्यान रखना, उसे टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो 2 लाख ही कमाता हूं, तो मैं तो टैक्स की सीमा में आता ही नहीं हूं। लेकिन मुकेश भैया आते हैं, तो मुकेश भैया से 20% टैक्स लिया है इन्होंने, 60,000 ले लिया। अब उनके पास में पैसा कितना बचा? 2,40,000 बचा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं 2 लाख ही कमाता हूं, मुझे कोई टैक्स नहीं देना, तो मेरे पास तो 2 लाख ही बचेंगे ना। कहां पर मेरे साथियों 3 लाख और 2 लाख में अगर अंतर देखेंगे तो 1 लाख है, लेकिन यहां पर अंतर कितना है? मात्र 40,000। तो 1 लाख से इस डिफरेंस को रिड्यूस करके कितना कर दिया सरकार ने? मात्र 40,000 का डिफरेंस कर दिया। तो बात आ गई समझ में? अमीर व्यक्तियों से टैक्स लिया जाता है और गरीब व्यक्तियों को उनकी आय के लगभग बराबर मेरे साथियों मौका दिया जाता है। यह बात ध्यान रखना। तो पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है या पर्सपेक्टिव है, जो भी आप कहें अंग्रेजी में, वो क्या है? तो आय की असमानता को कम करना। यह पहला ऑब्जेक्टिव इसका है। यह बात आसानी से समझ में नहीं आती है, अगर आप लोगों को आई है तो मुझे जरूर बताएं मेरे दोस्त। थंबनेल का निशान करके मुझे बता दो कि हां सर ये बात समझ में आ गई है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आप सर से सबसे पूछना चाह रहा हूं, क्या समझ में आ गई? जल्दी से बताएं मेरे दोस्त एक बार, फिर मैं दूसरे उद्देश्य की बात करता हूं। एक बार बता दे। एक बच्चा पूछ रहा है सर किसान पर टैक्स नहीं लगता है क्या? लखन राठौर, लखन भाई किसान पर टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स बहुत ही कम होता है।
इसीलिए जो पटवारी होता है, पटवारी देखो मध्य प्रदेश में पटवारी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में लेखापाल बोलते हैं, है ना, और राजस्थान में पटवार बोल देते हैं उसी को, वही लेखापाल जो भू राजस्व से संबंधित काम करता है वही भर देता है। मतलब वो साल भर का टैक्स होता है 150-200 रुपए, तो पटवारी जो भी होता है वो भर देता है 2-4 हजार रुपए में। क्या है, किस किस से लेने जाएगा 2-4 हजार रुपए? हर को बोले गंगाराम तेरा 150 रुपए टैक्स से ला दे, ए मांगीलाल तेरा 150 रुपए टैक्स, किस किस से टैक्स लेगा वो? तो वो बोलता है मैं ही भर दूंगा यार, कौन इतना तो पेट्रोल जला देगा वो मांगने जाएगा तो, इसलिए वो, है ना, समझ गए। चलो यस सर यस सर यस सर, सबका मैसेज है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आय की असमानता को कम करना या रिड्यूस करना मेरे साथियों, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को, यह पहला ऑब्जेक्टिव है। इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है मेरे साथियों, सेवाओं का पुनर्वितरण करना, सेवाओं का पुनर्वितरण करना, सेवाओं का पुनर्वितरण करना, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, ऑफ सर्विसेज। तो भैया सेवाओं का पुनर्वितरण करना यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट करना सर्विसेज को, इसका मतलब क्या है जरा वो समझ लो। इसका मतलब यह है कि अमीरों से पैसा लेकर के, अंबानी टाटा बिड़ला इन सब लोगों से पैसा लेकर के मेरे दोस्तों लेना भी चाहिए। जब ये करोड़ों की शादियां करते हैं, करोड़ों नहीं भाई सैकड़ों करोड़ों की बात हम करेंगे, है ना, जब इतनी शादियां करते हैं तो इनके पास इतना तो पैसा है, इनसे टैक्स लेना चाहिए। ये क्या करेंगे मेरे साथियों, अमीरों से टैक्स लेकर के सरकार क्या करेगी, गरीबों के लिए क्या करेगी, तो गरीबों के लिए मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, अमीरों से टैक्स लेकर के सरकार मेरे साथियों क्या करेगी, सरकार करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट मेरे साथियों बहुत सारे एक मिनट सॉरी, क्या करेगी, सरकारी स्कूल बनाएगी, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सरकारी स्कूल बनाएगी मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सरकार जो है वो अमीरों से टैक्स लेकर के क्या करेगी, तो सरकारी स्कूल बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी मेरे साथियों। आ रही बात समझ में, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, तो सरकार अमीरों से टैक्स लेकर के गवर्नमेंट स्कूल बनाती है। दूसरा, ये गवर्नमेंट मेरे साथियों ध्यान रखना अस्पताल बनाती, हॉस्पिटल्स आप कहें मेरे साथियों, तो सरकारी अस्पताल लिख लें, सरकारी अस्पताल भी बनाएगी, हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी मेरे दोस्त, ये भी काम कर सकती है सरकार। या फिर सरकार अमीरों से टैक्स लेकर के, आपको सबको पता होगा गरीबों के लिए जो खाद्यान्न का आवंटन है, जो खाद्यान्न का वितरण है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, तो उस खाद्यान्न के वितरण को आप लोग जानते हो मेरे साथियों आपके फूड सप्लाई से, जो कि पीडीएस का अनाज मिलता है ना, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और दाल मिलती है, पहले तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, इन सब के बारे में भी तो ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस। मैं बोल देता हूं इसको अंग्रेजी में भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलेंगे मेरे साथियों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंतर्गत सरकार जो है गरीब व्यक्ति को, बेचारों को क्या करती है, तो कम रेट पर क्या करती है, खाद्यान्न सुविधा, फूड ग्रेन्स, है ना, प्रोवाइड करती है। तो इसके अंतर्गत क्या करती है गवर्नमेंट मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बोलते हैं ना, खाद्यान्न बोलते हैं, खाद्यान्न, खाद्य प्लस अन्न से बना है ये, इसे हम अंग्रेजी में फूड ग्रेन्स कहते हैं। फूड ग्रेन्स जो है वो गरीबों को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, उनको सस्ती दरों पर बहुत सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराती है। बात समझ में आई या नहीं आई इतना बताओ। पटवारी को चोर कहते हैं क्या सच में ऐसा है क्या ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोलते है ना किट्टू, किट्टू मीणा जी का कहना है हमारे यहाँ पटवारी को चोर कहता है, ऐसा नहीं होता। आप भी कभी पटवारी बनोगे फिर ये भी सोच लो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, एक बार में ही समझ में आ जाता है, चाहत, चलो बहुत अच्छी बात है। सर जी मैं झुंझुनू राजस्थान से हूं, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नहीं भाई हरीश भाई,
ऐसा मत करो, कोटि कोटि नमन मत करो, हम मित्र हैं और मित्र रहेंगे, क्या दिक्कत है। सरिता कुशवाहा, सर टैक्स ईयर्स का होता है या मंथ का? सरिता मेरी बहन, हमेशा टैक्स सालाना लिया जाता है, एन्युअल लिया जाता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बातें सब स्पष्ट है, आगे बढ़े। चलिए आइए, तो दूसरी बात मेरे साथियों, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि भैया ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सरकार जो है अमीरों से टैक्स लेती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जरा यहां पर एक बात मुझे बताना, सरकार ने टैक्स लिए, इसके टैक्स के दो कारण मुख्य रूप से सरकार क्यों टैक्स ले रही है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां पर जो मैंने शब्द लिखा है, देखो मैंने भूमिका आपको बता दी, इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दिए। तो मैंने भूमि का इंट्रोडक्शन दे दिया, टैक्स होता क्या है, और दूसरा किससे लिया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव की बता दिए। अब मैं कराधान के सिद्धांत आपको पढ़ाने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर हेडिंग डालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अगला पेज ले लेता हूं, सिद्धांत मेरे साथियों। तो कराधान के सिद्धांत, टैक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कराधान बोलते हैं। तो कराधान के सिद्धांत, कराधान के सिद्धांत ऐसा लिखो, कराधान के क्या लिखेंगे हम, सिद्धांत लिखेंगे। तो भैया टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। तो ध्यान रखिएगा, कराधान के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं कि कराधान के सिद्धांत क्या क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसके द्वारा दिए गए, पहली बात तो ये कि जो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स है ये किसने दिए। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने ही दरअसल 4 प्रिंसिपल दिए हैं टैक्सेशन के। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मेरे साथियों की कराधान के जो सिद्धांत है वो आपके किसने दिए, एडम स्मिथ ने दिए। एडम स्मिथ नाम है, नाम को अंग्रेजी में ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे बच्चे ने कहा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और है ना, क्या बोल रहे हैं सर, मां कसम आज तक आपके, क्या लिख रहे हो भाई, मां की कसम मत खाओ यार, है ना। एडम स्मिथ बहुत बढ़िया। करण देवेंद्र सिंह बिस्ट, आज तक आपके जैसा टीचर नहीं देखा। अरे नहीं भाई, सब मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं है ना। चलिए ऐसा नहीं बोलते, सब मेहनती होते हैं और सब अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं यार, ऐसा थोड़ी। अच्छा, कोई टीचर ये थोड़ी चाहेगा कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में ना आए, वो तो चाहेगा कि वो सब कुछ समझ में आए। आ रही बात समझ में, वो तो यही चाहेगा ना कि सब कुछ समझ में आए मेरे दोस्तों को। चलिए यहां तक बताओ, फिर मैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की बात करता हूं कि कराधान के क्या क्या सिद्धांत है, बताएंगे एक बार सब लोग। तो ये टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल्स है ये किसने दिए, तो एडम स्मिथ ने दिए, ठीक है, एडम स्मिथ ने दिए। और कितने सिद्धांत हैं इसके, तो ध्यान रखिएगा, इसके दरअसल 4 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, 4 सिद्धांत। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कितने सिद्धांत दिए, तो एडम स्मिथ ने 4 प्रिंसिपल्स दिए। कितने मेरे दोस्त, 4 सिद्धांत दिए। तो याद रखना है कि ये 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए। अब कोई खुरापाती बालक होगा जो मुझे ये कहेगा सर ये चारों लिखवा दो, तो वो तो मेरा काम है ही सही, लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए जरा इन चारों सिद्धांतों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये चारों सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, एडम स्मिथ ऐसा कहते हैं, एडम स्मिथ ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला जो सिद्धांत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समता का सिद्धांत, या इसी को समानता का सिद्धांत भी बोलते हैं। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत क्या बोलते हैं इसको, समानता का सिद्धांत आप इसे कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी आप इसे कहते हैं, समानता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी के नाम से इसे हम जानते हैं। और एडम स्मिथ इसमें यह कहते हैं, देखो मैं इसमें लिखवाऊंगा नहीं कि क्या होता है, केवल समझ लो, अगर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो तो लिख लेना। एडम स्मिथ ऐसा कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी का मतलब यह है कि हर व्यक्ति से हमें बराबर टैक्स लेना चाहिए। जो कानून में लिखा गया है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें जितना भी टैक्स बन रहा है उतना टैक्स लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अडानी जी के खास हैं या अडानी जी को खास मानते हैं तो वो फोन लगाते हैं मोदी जी, अरे अडानी जी एक काम करना, आप टैक्स कम दे देना यार, आप अपने अच्छे दोस्त हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर विनय कुमार अगर 2 लाख रुपए कमाता है और अगर अडानी जी 2 लाख रुपए कमाते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर इतनी लिमिट कमाता है, इतना पैसा कमाता है, तो उन सब से एक जैसा टैक्स लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? एक जैसा टैक्स लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से बताता हूं। समानता का जो सिद्धांत है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, इसका मतलब यह है कि समान आय वाले जो लोग हैं उनसे एक जैसा कर लेना, एक जैसा टैक्स लेना। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं समानता का सिद्धांत। सबसे एक जैसा टैक्स लेना, जिनकी इनकम जितनी है उतना टैक्स लेना। दूसरा सिद्धांत यह है, एडम स्मिथ ऐसा कहते हैं मेरे साथियों, कि किससे कितना टैक्स लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। मैं क्या बोल रहा हूं? किससे कितना टैक्स लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। भैया पूछा जा सकता है कब लेना है टैक्स किसी व्यक्ति से। मान लो सरकार मुझसे टैक्स लेना चाहती है, तो एडम स्मिथ कहते हैं कि सरकार विनय कुमार को पहले से बताए कि विनय कुमार तुम्हें टैक्स कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। ऑनलाइन देना है, किसी ऑफिस में जाकर के जमा करना है, या फिर कुछ और। आ रही बात समझ में? तो टैक्स कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है और क्यों देना है, ये सब चीजें विनय कुमार को पहले से पता होनी चाहिए। सरकार को बोल रहे एडम स्मिथ कि बता देना, नहीं तो विनय भैया टैक्स नहीं देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये है, इसको हम बोलेंगे आसान से शब्दों में निश्चितता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? निश्चितता का सिद्धांत। और इसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो इसे हम अंग्रेजी में जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि निश्चित होना चाहिए, पहले से ही सब बातें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी के नाम से आप इसे जानते हैं। इसका मतलब है कि पहले से ही निश्चित होना चाहिए कि कितना टैक्स किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बेटा बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछो, कोर्स कब खत्म होगा। जब होगा तब हो जाएगा। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, आप कोर्स खत्म करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, है ना। खैर मैं बता दूं, 27 अगस्त को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी इस बात की। चाहे मैं संडे भी लूं, मंडे भी लूं, कभी भी लूं। ठीक है, डोंट वरी, आई विल मैनेज। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो निश्चितता का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, एडम स्मिथ तीसरा सिद्धांत देते हैं कि भैया, एडम स्मिथ कहते हैं गवर्नमेंट को कि देखो, अगर विनय कुमार को प्रॉब्लम हुई टैक्स देने में तो विनय कुमार टैक्स नहीं देगा, ध्यान रख लेना। या किसी नवीन भाई को अगर प्रॉब्लम हुई टैक्स देने में तो वो भी टैक्स नहीं देंगे, वो बोलेंगे अरे छोड़ो यार। वैसे ही अडानी जी को भी अगर टैक्स देने में प्रॉब्लम हुई तो वो भी क्या कहेंगे, अरे छोड़ो यार, कौन टैक्स पे करे, रहने दो, नहीं देना टैक्स गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जटिलताएं ज्यादा है। आ रही बात समझ में? जटिलताएं ज्यादा है। तो एडम स्मिथ पहले ही कह दिए हैं सरकार से, देखो भैया तुमको टैक्स इस तरीके से लेना है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। आ रही बात समझ में? सामने वाले व्यक्ति को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से आपको टैक्स लेना है। और इसी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, सुविधा देना है। तो इसको हम बोलेंगे सुविधा का सिद्धांत। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर को सुविधा होनी चाहिए, है ना। इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सिमरन, है ना। तो तीसरा लिखेंगे सुविधा का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वेनियंस। प्रिंसिपल ऑफ कन्वेनियंस,
ठीक है, ये सुविधा का सिद्धांत है कि टैक्स पेयर को सुविधा होनी चाहिए, उसको जटिलता नहीं होनी चाहिए, वो परेशान नहीं होना चाहिए कि यार यहां जाऊं कि वहां जाऊं कि कहां जाऊं। आ रही बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखना है। नीरज राजपूत जी पूछ रहे टैक्स क्यों लिया जाता है? मुझे बताओ, आप जवाब दो, टैक्स क्यों लिया जाता है? क्या यह बताने की आवश्यकता है अब टैक्स क्यों लिया जाता है? देखो मेरे दोस्त, बीच में कहीं से भी पटक जाओगे ना तो अटक जाओगे। इसलिए अगर नहीं पटकना है, नहीं अटकना है, तो क्लास में लगातार बनना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जब भी आप क्लास में आओ तो डेली आओ, आओ तो फिर रोज आओ, नहीं आना है तो फिर मत आओ। ठीक है, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे नुकसान आपका है। और अच्छे से पढ़ो ना, तो मैं कभी इस बात की टेंशन लेता हूं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, मुझे पता है ना, मैं अच्छे से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, हर किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा, मुझे पता है ना, नहीं पड़ेगा। अगर मैं सीधे सीधे इकोनॉमिक्स की भाषा यहां पर पढ़ा दूं तो नहीं आएगा आपको समझ में। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आता हूं, क्वेश्चंस लेकर के भी आता हूं। कल मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको, क्यों करवाए? इसलिए करवाए ताकि आपको सुविधा हो सके। अभी टैक्स पढ़ा दूंगा, जीएसटी पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मैं फिर आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, चाहे मैं कभी भी कराऊंगा जरूर, पक्का है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, सुविधा होनी चाहिए। चौथा, एडम स्मिथ एक और बात कहते हैं मेरे साथियों, 4 सिद्धांत दिए इन्होंने, चौथा सिद्धांत क्या है? एडम स्मिथ एक बात और कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं पर, देखो एग्जाम होती है, जैसे एसएससी की एग्जाम हो गई, तो एसएससी में जीएसटी इंस्पेक्टर भी एक पद होता है, ध्यान रखना है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, राजस्व को संग्रह करता है, करों को संग्रह करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा ना हो, जैसे उदाहरण के लिए भगवान करे मैं एक पूनम का नाम यहां पर आया हमारे पास में, पूनम लड़की जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई, भगवान करे आप सब अच्छी पोस्ट पे जाओ, लेकिन पूनम का नाम यहां आया, तो पूनम का मैंने बताया कि पूनम जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई, और सरकार ने कहा, एसएससी सीजीएल से बनी है, सरकार ने कहा कि जाओ पूनम, तुम उज्जैन जाकर के टैक्स लेके आओ, तो जाओ, दिल्ली से आई है पूनम, और दिल्ली से उज्जैन आई है पूनम ने, फटाफट टिकट बुक करी फ्लाइट की, 6,000 रुपए टिकट इधर उधर से हुई और 6,000 की इधर से, बाकी आना, होटल में रहना वगैरह वगैरह सब कुछ, ऐसे करके पूनम ने 20,000 रुपए खर्च कर दिए सरकार के। सरकार को बताया कि देखो सर, मैं दिल्ली से उज्जैन गई तो मुझे आने जाने में इतना इतना खर्चा हुआ, मैं यहां वहां रुकी वगैरह वगैरह जो भी है, और 20,000 रुपए का खर्चा है। पूनम उज्जैन आई और पूनम ने यहां पर टैक्स कलेक्शन किया, और पता चला कि टोटल टैक्स कलेक्शन ही 10,000 रुपए का हुआ। तो मुझे बताओ, इनकम से ज्यादा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया। मतलब उसने जितना यहां से इकट्ठा किया उससे डबल तो उसने आने जाने में, रहने में खर्च कर दिया। मतलब खर्च ज्यादा कर दिया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, और जो कलेक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, है ना, ध्यान रखिएगा, मुझे एक बात बताओ, एडम स्मिथ ने यह बात उसी समय कह दी थी कि देखो, आप सरकार को बोला था कि आप किसी भी व्यक्ति को जब टैक्स कलेक्शन के लिए भेजो तो उसे पहले से समझा देना कि तुम्हें मित व्ययता जो है वो बरतनी होगी, जिसे हम फ्रूगेलिटी कहते हैं। फ्रूगेलिटी का मतलब है मित व्ययता। मितव्ययी का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मितव्ययी को? कम खर्च करने वाला। ऐसा नहीं हो कि ज्यादा खर्च कर दे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको हम लिखेंगे मित व्ययता का सिद्धांत, मित व्ययता का सिद्धांत, मित व्ययता का सिद्धांत, मित व्ययता का सिद्धांत। और मित व्ययता के सिद्धांत को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रूगेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रूगेलिटी क्या बोलेंगे मेरे साथियों? फ्रूगेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रूगेलिटी, फ्रूगेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रूगेलिटी हम इसे कहेंगे, यानी कि कम खर्च करने वाला, उसी को बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। ठीक है, चलिए, तो ये कराधान के 4 सिद्धांत हो गए हैं जो कि एडम स्मिथ ने दिए। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं
कि कराधान के कौन कौन से सिद्धांत है, तो ये भैया ये सिद्धांत कराधान के हैं। यहां तक सब बताओ एक बार। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ना अपनी जो आज नोट्स मैंने बनाए इसको एक बार पढ़ लो प्लीज, जल्दी से एक बार रिकॉल कर लो, जल्दी से 1 मिनट में रिकॉल करो, जल्दी से करो सब लोग रिकॉल, है ना, 1 मिनट में कर देना। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कराधान की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ये बात ध्यान रखना है ना, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। कर लिया गुरुदेव, सीजीएल का भी यहीं से कर लेना तैयारी, बिल्कुल कर लीजिए लखन भाई, है ना। ओके, हो गया हो गया। हाँ सर बोलो, कहां हैं आप? अरे हम यही हैं मनीष भाई। सर एक बार आप रिकॉल करा दे। बिल्कुल प्रकाश भाई, रिकॉल भी करवा देंगे, ऐसा क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, आ रहा है ना। इकोनॉमिक्स हर एग्जाम में आता है है ना, लेकिन कम आता है। मतलब अगर आप पढ़ के ना भी जाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। मतलब बुरा विषय नहीं है, बहुत अच्छा विषय है, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। मैंने भी नहीं पढ़ा था, कई सालों तक नहीं पढ़ा, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा पढ़ ही लेते हैं यार अब, फिर मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ लिया तो फिर ऐसा पढ़ लिया कि पढ़ा नहीं लग गया ठीक है, और ऐसा पढ़ा कि इतनी रुचि हो गई कि फिर मैंने इसी में मास्टर भी कर लिया, है ना। तो पढ़ेंगे तो रुचि होगी, ठीक है बिल्कुल पूनम कह रहे हैं आपके आशीर्वाद से बन जाऊंगी, बिल्कुल बन जाओगे, और माता पिता का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। हमारी तो दुआएं सबके साथ रहती ही है कि सब लोग जो है कहीं अच्छी जगह हो, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे मेरे साथियों, कराधान की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। कराधान की प्रणालियां, कराधान की प्रणालियां, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, या ऐसा लिखो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम, कराधान की प्रणालियां या टैक्सेशन सिस्टम हम इसे कहते हैं। टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या कुछ खास बातें वो जरा समझो। टैक्सेशन सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। कराधान की कितनी प्रणालियां है, तो ध्यान रखिएगा, कराधान की मतलब मेरी नजर में अभी फिलहाल 4 प्रणालियां हैं। अब आप कहोगे गुरुजी आपकी नजर क्या होती है, जो है वो बताओ। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा 4 प्रणालियां। कौन कौन सी प्रणालियां है, तो पहली प्रणाली को हम बोलते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील, प्रगतिशील कर प्रणाली, और इसी को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम इसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो भैया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या कुछ खास बातें इसके अंदर। दूसरी जो कर प्रणाली है उसे आप बोलेंगे, अच्छा प्रगतिशील का ठीक उल्टा है, और उसका नाम है प्रतिगामी। प्रतिगामी, प्रतिगामी कर प्रणाली। ये प्रोग्रेसिव का जस्ट उल्टा है, प्रतिगामी, या हम बोले प्रगतिशील का ठीक उल्टा है मेरे साथियों, और प्रगतिशील का ठीक उल्टा है, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल टिकम भाई, बार बार एक ही कमेंट करने से सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तो आप लोड मत लीजिए, मेरी जवाबदारी है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा है मेरे साथियों प्रतिगामी कर प्रणाली,
और प्रतिगामी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव। क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहेंगे। और तीसरा है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली। और इसी को आप बोलते हैं प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम हम इसे कहते हैं। प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम, अनुपातिक कर प्रणाली। और चौथा है मेरे दोस्त जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप लोग कहते हैं अधोगामी कर प्रणाली। अधोगामी कर प्रणाली। ये जितने भी कर प्रणाली मैं बता रहा हूं ना, इसके बारे में अब आपको कल बताऊंगा एक एक के बारे में कि क्या क्या कर प्रणाली में क्या क्या सिस्टम है। तो अधोगामी कर प्रणाली, इसको आप लोग बोलेंगे डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हो। तो कुल मिलाकर के आपकी कराधान की प्रणालियां कितनी हो गई? तो ये 4 हो गई। कितनी हो गई? ये 4 हो गई। यहां तक सब ओके है। अब हमें प्रगतिशील कर प्रणाली के बारे में जानना है। क्या बोलेंगे? प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। यहां तक अगर सब ओके है तो फिर हम आगे बढ़े, और अगर यहां तक नहीं है ओके तो फिर हम यहीं पर रखें। ठीक है, चलिए यहां तक रहने दें या पढ़ाऊं आगे, या फिर आपकी कमेंट्स ले लूं? अब बताइए। प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक और अधोगामी, अंग्रेजी में भी लिखा है, दोनों भाषा में याद रखना है। ठीक है, चलिए। तृप्ति मिश्रा, सर जीएसटी क्या होता है? प्लीज रिप्लाई मी। अरे तृप्ति बहन रुक तो जाओ, जीएसटी का टर्न कल आएगा। कल हम जीएसटी पढ़ेंगे, कल हम कर के प्रकार पढ़ेंगे, कल हम इसको भी पढ़ेंगे, कल इसको भी पढ़ेंगे और कल इसको भी पढ़ेंगे। तो कल जीएसटी भी खत्म हो जाएगा, कल टैक्स सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं। अब शेष वार्ता आप लोगों से हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। तो कल रात को 9:30 बजे मिलेंगे। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है रात को क्लास लेने में, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड देख लिया करो, है ना? रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब किसी का कोई कमेंट्स हो तो मैं लेना चाहूंगा। कमेंट बताइए मुझे कोई हो तो। ठीक है, ओके। हाँ भाई बिल्कुल सफिशियंट है। दिल्ली पुलिस के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल का लेवल मैं लेकर के चल रहा हूं, अपने आप में एक बड़ा लेवल है, और अच्छे से मैं पढ़ा भी रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है मिस्टर भूपेंद्र अभी से मुझे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह रहे हैं, और मैं कहूं बाकी लोग जा सकते हैं जिनको दिक्कत है वो, है ना? दिक्कत नहीं है वो। सर आप बहुत अच्छा। निहाल सिंह, सॉरी, थैंक यू भाई। और पूनम बोयल, सर मेरा 5 नंबर का चश्मा लगा है, मुझे लगा क्या जीडी में? प्लीज रिप्लाई। चश्मे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जानकारी ले लेना, है ना? और बताएं, माय ड्रीम पैरा कमांडो है भाई अर्जुन। ओके भाई, थैंक यू, है ना? जब जब बड़े नेता पैसा छुपाते तो सरकार क्यों कुछ नहीं करती? मैं इसके बारे में टिप्पणी देने से बचूंगा, है ना? सरकार क्यों कुछ नहीं करती आप? ठीक है, ओके, थैंक यू अनु, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। टाइम सर, टाइम सही है। हाँ खुशबू, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा उनका भी देखना पड़ता है, हर जगह हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे साथ में वो भी तो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान ना हो। ठीक है सर, न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है सर, प्लीज बता दीजिए काय का न्यू बैच। चलिए, पारुल मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, है ना? उनकी तरफ से भी मैं थैंक यू बोल देता हूँ। ठीक है, मैडम वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर आज तक किसी ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। ओह शालिनी, दुख, सो सैड, आई एम सो सैड। ऐसा नहीं है, कमेंट आपने कुछ काम का नहीं किया होगा इसलिए नहीं पढ़ा होगा। अरे भाई हाँ, ये प्रश्न काम का आया है। सर क्या राष्ट्रपति टैक्स देते हैं? नहीं मेरे भाई, राष्ट्रपति महोदय टैक्स नहीं देते। ठीक है, राष्ट्रपति जी पर टैक्स नहीं लगता।
चलिए बहुत बढ़िया है ना। देखो केवल जाधव जी, सिमरन कौर, है ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने लगातार 2 घंटे क्लास ले ली तो आप बोर हो जाओगे। मतलब किसी भी सब्जेक्ट की एक समय सीमा होती है कि मैं उस समय सीमा के दौरान ही आपको क्लासेस पढ़ानी। अगर मैं केवल और केवल पढ़ाने का काम करूंगा, आपके कमेंट्स नहीं लूंगा, या फिर मैं कहूं कि आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, जैसे मैंने बताया सुविधा का मतलब क्या है, निश्चितता का मतलब क्या है, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आने वाली है। आएगी, हर किसी का एक जैसा लेवल नहीं है, सबका अलग अलग है, इसलिए हम लोग जीरो से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे।